Okay, beta, as part of the standing wave, we are done with introduction, production, conditions for standing waves, and then waveform, part of standing wave, which are nodes and antinodes, and then wavelength calculation between three nodes or between three antinodes. The distance is lambda. Between two nodes or between two antinodes, the distance is lambda by 2, and between a node and antinode is lambda by 4. These are the key takeaways from what we have learned today. And then comparison with the progressive wave, we are done. Now we are left with only these four things. So the first, and these all are very, very important things, especially for LRN. So types of standing waves. So how many type of standing waves are there? So look, uh, standing wave itself is nothing. टाइप्स ऑफ स्टैंडिंग वेव्स। देखो, स्टैंडिंग वेव कोई ऑल अलोन वेव नहीं है। हम किसी भी प्रोग्रेसिव वेव को स्टैंडिंग वेव में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिस तरह रोप के अंदर वेव, जिस तरह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, जिस तरह वाटर के अंदर वेव्स। ऑल दीज प्रोग्रेसिव वेव्स कैन बी टर्न्ड इनटू अ स्टैंडिंग वेव। ऑल वी नीड इज, हमें उस वेव को रिफ्लेक्ट करना है। जब वो वेव रिफ्लेक्ट हो जाएगी तो उसके बाद जो है वो इंसिडेंट वेव के साथ इंटरेक्ट करेगी, और एज अ रिजल्ट ऑफ दैट वो स्टैंडिंग वेव जो है वो बन जाएगी। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेव्स। वन, मैकेनिकल वेव्स की टू टाइप्स होती हैं, ट्रांसवर्स वेव्स एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। सो जो टाइप ऑफ स्टैंडिंग वेव्स हैं वो भी दो ही होंगी। एक जो है वो होगी ट्रांसवर्स स्टैंडिंग वेव, और सेकंड जो है वो होगी लॉन्गिट्यूडनल स्टैंडिंग वेव। Okay, so the first type, the first type is transverse standing wave. I'm writing standing wave as SW. Okay, the second one is longitudinal standing wave. Okay, अब बेटा जो ट्रांसवर्स स्टैंडिंग वेव है, इसकी आगे फर्दर टू ब्रांचेस होंगी। नंबर वन, टू टाइप्स होंगी। नंबर वन होएगी रोप वेव्स, और इसी तरह जो नंबर टू है, नंबर टू, दैट विल बी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक भी ट्रांसफर होती हैं। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में हम बेटा रेडियो वेव को यूज करेंगे और माइक्रोवेव को यूज करेंगे स्टैंडिंग वेव बनाने के लिए। तो मतलब हमारे पास ये दो केसेस और बन जाएंगे इसके ट्रांसवर्स स्टैंडिंग वेव के। इसी तरह बेटा जो लॉन्गिट्यूडनल वेव है ना, उसके भी हम टू केसेस पढ़ेंगे। फर्स्ट केस जो हम पढ़ेंगे, दैट विल बी क्लोज एंडेड पाइप, कि हम साउंड वेव बनाएंगे स्टैंडिंग वेव एक पाइप के अंदर, क्लोज एंडेड पाइप, और वो पाइप ऐसा होगा कि जिसका एक एंड क्लोज होएगा। दूसरा केस हम पढ़ेंगे ओपन एंडेड पाइप। ओपन एंडेड पाइप, जिस तरह वो फ्लूट या बांसुरी होती है ना, तो वो पाइप, मतलब देखो जो साउंड होती है वो हम पाइप के अंदर जनरेट करेंगे, ओपन एयर में नहीं करेंगे, क्योंकि ओपन एयर में करेंगे तो वो साउंड स्प्रेड हो जाएगी और फिर वो रिफ्लेक्ट होके वापस आएगी तो वो इंटरेक्ट नहीं कर सकेगी। दैट्स वाई हम एक पाइप लेंगे, क्योंकि पाइप के अंदर साउंड एक क्लोज कंटेन्ड स्पेस में जाएगी और कंटेन्ड स्पेस में ही वापस आएगी। तो क्लोज एंडेड पाइप का मतलब ऐसे होगा कि एक एंड जो है ये क्लोज होगा और एक एंड जो है ये ओपन होएगा। और इसी तरह ओपन एंडेड पाइप जो है वो इस तरह होएगा, ये इसके दोनों एंड जो हैं ये ओपन होंगे, ये भी ओपन है और ये भी ओपन है। ओके, अच्छा बेटा, अब हमने ना ये चार हमारे टॉपिक हैं, तो प्लीज इसको ध्यान से सब लोगों ने समझना है। ये मैं रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ, रिकॉर्डिंग भी शेयर करूंगा, लेकिन बेटा रिकॉर्डिंग, खाली रिकॉर्डिंग से कुछ नहीं बनेगा। आपने पहले समझना है, जो नहीं समझ आ रहा वो पूछना है, फिर इसको रिवाइज करना है, फिर इसके क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, देन हम कहेंगे कि हमारा काम जो है यहाँ पूरा हुआ है। खाली अगर बैठ के सुन रहे हो, बेड में लेट के सुन रहे हो, चेयर पे बैठे हुए हो, सोफे पे बैठे हुए हो, गाड़ी में बैठे हुए खाली सुन रहे हो, इसका कोई फायदा नहीं है।
जब तक आप इसको सही सीरियसली नहीं देखोगे और फिर रिवाइज नहीं करोगे। तो लेट्स फर्स्ट स्टार्ट विद ट्रांसवर्स स्टैंडिंग वेव्स, और इसके अंदर रोप केसेस करते हैं। अच्छा, रोप केसेस क्या हैं? वेरी सिंपल एंड वेरी इंटरेस्टिंग केस। देखो, मैं ये करता हूं कि मैं यहां पे मेरे पास टू सपोर्ट्स हैं, पोल हैं, पोल समझ लो, टू मेटालिक पोल्स हैं जो फिक्स्ड हैं। उनके बीच में बेटा मैं क्या करता हूं, यहां पे एक रोप बांध देता हूं। ये रोप है, और इस रोप की लेंथ में एल रखता हूं, और ये जो रोप है इसको मैं स्ट्रेच करता हूँ, इसके अंदर इसकी टेंशन को इंक्रीज करता हूँ। ये स्ट्रेच रोप है। अच्छा बेटा, जो स्पीड ऑफ साउंड होती है, स्पीड ऑफ वेव होती है ना, स्पीड ऑफ वेव, ये मीडियम के ऊपर डिपेंड करती है, डिपेंड्स अपॉन मीडियम। हमेशा याद रखना, ये हमने पहले भी डिस्कस किया था। स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन मीडियम। तो अगर हम रोप वेव्स की बात करें, ये जो रोप वेव्स हैं, तो रोप वेव्स की जो स्पीड होती है वो टेंशन पे डिपेंड करती है, टेंशन के प्रोपोर्शनल होती है, टेंशन इन रोप। ओके, जब ये टेंशन इन रोप के प्रोपोर्शनल होती है, तो इसका हमारे पास एक फिक्स जो है वो फॉर्मूला भी होता है। जो स्पीड ऑफ साउंड होती है, जो स्पीड ऑफ वेव होती है रोप्स के अंदर, उसके लिए वी हैव अ फिक्स फॉर्मूला, और वो फॉर्मूला होता है वी इज इक्वल टू टी ओवर यू। ओके, ये मैं एक सेकंड में यहाँ लिखता हूँ। ओके, तो ये v होता है, v इज इक्वल टू टी ओवर यू। अब बेटा ये जो u होता है, ये होता है मैस पर यूनिट लेंथ। इसको कहते हैं मैस पर यूनिट लेंथ, कि वायर की यूनिट लेंथ की मास कितनी है। मतलब आप इसको ये कह सकते हो कि, और ये सॉरी ये स्क्वायर रूट होता है, आप इसको कह सकते हो टोटल मास ऑफ स्ट्रिंग डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। यहाँ से आपके पास ये म्यू या यू आ जाता है। तो टेंशन इन द स्ट्रिंग डिवाइडेड बाय मास पर यूनिट लेंथ, तो आपके पास स्पीड आ जाती है। या इसको मैं यूं भी लिख सकता हूँ, टी ओवर एम ओवर एल, और फिर मैं इसको सिंप्लीफाई करके लिख सकता हूँ टी एल ओवर एम। इस तरह भी लिख सकता हूँ। तो मेरे पास ये वाला फाइनल फार्मूला है या ये वाला फार्मूला है, ये आपको गिवन होगा। दोनों को, एल आर एन ए क्यू ए, दोनों में ये स्पीड आपको गिवन होएगी। लेकिन सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि भाई ये जो है ये क्या है। दैट्स वाई ये मैं आपको बता रहा हूँ कि यार ये जो वैल्यू है, दिस वैल्यू, दिस इज कॉल्ड स्पीड ऑफ द वेव्स इन स्ट्रेच रोप। और ये वाली जो चीज है ये भी वही है। टी अगेन, टी जो है वो टेंशन है, टेंशन इन द रोप, टी इज टेंशन, और ये फोर्स है, ठीक है, इन रोप। उसके बाद जो यू है, म्यू, वो है मास पर यूनिट लेंथ। अच्छा, मुझे ये फील होता है कि मैं एक चीज़ बार बार बता रहा होता हूँ, लेकिन ये मैं उनके लिए बता रहा होता हूँ थोड़ी रिटेंशन के लिए, कि चलो एक चीज़ दो दफ़ा बताऊंगा तो शायद एक दफ़ा तो उनके दिमाग में रह ही जाए ना। एल जो है वो होती है रोप लेंथ, इस रोप की लेंथ कितनी है, और एम होती है मास ऑफ रोप। ठीक है, तो ये आपने ये फॉर्मूला जो है, ये और ये दोनों फार्मूला जो हैं ये आपके इंपॉर्टेंट हैं। और लेकिन ये एक साइडलाइन चीज़ थी जो मैंने आपको बताई, उसकी स्पीड को कैलकुलेट करने के लिए। अच्छा, अब हम वापस जाते हैं। ये एक रोप है जिसकी लेंथ एल है, जिसको हमने खींच के रखा हुआ है, टेंस्ड रोप है ये। अब हमने इसके अंदर स्टैंडिंग वेव बनानी है। तो बेटा इसके अंदर जो हम स्टैंडिंग वेव बनाएंगे, उसमें हम सबसे पहले मैं लिखता हूँ फर्स्ट हार्मोनिक। फर्स्ट हार्मोनिक, या इसको मैं कहता हूँ फंडामेंटल मोड। फंडामेंटल मोड ये क्या होता है? फंडामेंटल मोड या फर्स्ट हार्मोनिक, फंडामेंटल मोड होता है कि लीस्ट फ्रीक्वेंसी की स्टैंडिंग वेव किसी भी मीडियम में बनाना। तो हम कहेंगे स्टैंडिंग वेव ऑफ लीस्ट फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस्ड इन अ मीडियम is known as fundamental mode। अच्छा,
किसी भी मीडियम के अंदर आप जो सबसे कम फ्रीक्वेंसी की जो स्टैंडिंग वेव बना सकते हो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम फर्स्ट हार्मोनिक या फंडामेंटल मोड कहते हैं। अच्छा, अब स्ट्रेच रोप में ये कैसे बनता है? स्ट्रेच रोप में ये रोप मैंने ली, ये सपोर्ट सॉरी ली, और इसके बीच में थी रोप। यहाँ पे मैंने इसको सेंटर से प्लग किया और ये रोप यहाँ से इधर चली गई और सेंटर से यहाँ से ख़त्म हो गई। और उसके बाद जो दिन में भी हमने देखा था कि यहाँ से इधर आती है और फिर यहाँ से 180 डिग्री रिफ्लेक्ट, ये 180 डिग्री रिफ्लेक्ट, और इस तरह आपके पास वन लूप बन जाता है, वन लूप या सिंगल लूप। और ये भी मैंने आपको चीज़ बताई थी कि जहाँ से फिक्स एंड होता है वहाँ नोड होता है, यहाँ नोड, और जो सेंटर है जहाँ पे एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है वहाँ एंटी नोड होता है। ओके, इसमें जो बेटा लेंथ एल है वो किसके इक्वल होएगी? टू नोड्स है ना, तो टू नोड्स के बीच में डिस्टेंस कितना होता है? लेमडा बाई टू। तो इसका मतलब है कि ये जो स्ट्रिंग की लेंथ एल है वो लेमडा बाई टू के इक्वल है, और यहाँ से फिर लेमडा जो है वो आपका 2L आ जाएगा। इस फंडामेंटल मोड में वेवलेंथ जो है वो कितनी है? 2L है। ओके, अब हम ये करते हैं कि हम कहते हैं कि यार इसकी फ्रीक्वेंसी निकालो। फ्रीक्वेंसी कितनी है? F1 फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। तो हम कहते हैं अच्छा फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी निकालनी है, तो फ्रीक्वेंसी तो हम v इज इक्वल टू एफ लेमडा से ही निकालते हैं ना, और फिर हम f इज इक्वल टू वी बाय लेमडा कर लेते हैं, राइट? अच्छा, अब हम ये करते हैं कि इस f के अंदर ना हम v, तो v होगा लेमडा की वैल्यू, ये जो 2L वाली है ये वैल्यू हम इसकी जगह डाल देते हैं, तो ये v ओवर 2L हो जाएगा। सो दिस इज कॉल्ड फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ द स्टैंडिंग वेव, या सबसे कम फ्रीक्वेंसी की वेव अगर हमने जनरेट करनी है इस स्ट्रेच रोप के अंदर, तो फिर हमें सोर्स की फ्रीक्वेंसी ये रखनी पड़ेगी v ओवर 2L, जहां पे v क्या है? v जो है वो वेव स्पीड है। अब देखो बेटा, जो वेव स्पीड है, वेव स्पीड का फॉर्मूला जो है ये मैंने ऊपर जो है वो लिखा हुआ था। ओके, और वो फॉर्मूला मैंने क्या लिखा हुआ था? वो फॉर्मूला था वेव स्पीड का v इज इक्वल टू टी ओवर यू, और ये स्क्वायर रूट था। तो अगर हम v की जगह ये डाल दें, तो आपके पास जो F1 है वो आ जाएगा 1/2L टी ओवर म्यू, ये। तो दिस इज योर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। ए क्यू ए के लिए खास तौर पर ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो यही वाला एक्सप्रेशन उसने फॉर्मूला शीट में भी दिया हुआ है। तो F1 इज 1/2L टी ओवर म्यू। अब बेटा इसको देख लो, अगर किसी को कोई इसमें डाउट है, ये जो स्क्रीन पे सामने नजर आ रहा है, तो यू कैन क्लियर योर डाउट। एनीवन, एनी डाउट, जस्ट फील फ्री टू डिस्कस। सर ये लेमडा इक्वल्स टू 2L वाली इक्वेशन थोड़ा समझा रहे ओके ओके, लेंथ ठीक, इक्वल्स ठीक है बेटा। देखो मेरी बात सुनो, ये यहां से लेके यहां तक ये जो ये थी, यहाँ पे ये रोप थी, और रोप की लेंथ कितनी थी? एल, एल थी ना। अब यहाँ पे ये नोड है और ये नोड है, तो टू नोड्स के बीच में डिस्टेंस कितना होता है? लेमडा बाय टू। अभी हमने ऊपर डिस्कस किया है ये चीज हमने अभी डिस्कस की है। ये कहाँ पे? ये कि अगर टू नोड्स हों, ये टू नोड्स, तो इसके बीच में डिस्टेंस कितना होएगा? लेमडा बाय टू होएगा। तो दैट्स वाई वन लूप के अंदर चूंकि टू नोड्स ही हैं, तो टू नोड्स का डिस्टेंस लेमडा बाय टू है और वो लेंथ ऑफ द रोप के इक्वल है। तो इसलिए ये टू इसके साथ चला गया, तो आपके पास लेमडा इज इक्वल टू 2L आ गया। ओके सर थैंक यू। अच्छा, आगे चलते हैं बेटा। अब आप हम चलते हैं सेकंड हार्मोनिक पे। सेकंड हार्मोनिक। अच्छा बेटा, सेकंड हार्मोनिक क्या होता है कि आपने इसमें जो है वो फ्रीक्वेंसी चेंज करनी है अपनी, क्योंकि डिफरेंट लूप्स तब ही बनेंगे जब आप फ्रीक्वेंसी चेंज करेंगे, क्योंकि आपने लेंथ फिक्स रखी हुई है। दैट्स वाई आपको फ्रीक्वेंसी चेंज करनी पड़ेगी। तो लेट से आपने फ्रीक्वेंसी चेंज की और आपके पास एक स्टैंडिंग वेव इस तरह की बन गई।
ये बन गए। अब ये जो है, ये टू लूप्स आपके पास बन गए, टू लूप्स। तो टू लूप्स कब बने? जब आपने फ्रीक्वेंसी चेंज की। अगर आप फ्रीक्वेंसी चेंज करेंगे तो तब जो है वो टू लूप्स बनेंगे। अब यहाँ पे नोड है, ये भी सेंटर में नोड है और ये भी नोड है, और बीच में यहाँ एंटी नोड है और यहाँ एंटी नोड है। ओके। अब बेटा सेम वही काम करना है जो हमने फर्स्ट हार्मोनिक के लिए किया था एवरीवन। हम ये कहेंगे कि भाई इसकी जो लेंथ है, ये लेंथ, ये इन टर्म्स ऑफ लेमडा, ये किसके इक्वल है? तो देखो एक नोड है यहाँ पे, फिर आगे ये दूसरा नोड है, और फिर ये तीसरा नोड है। तो तीन नोड हैं और इनकी लेंथ एल है। तो तीन नोड्स के बीच में डिस्टेंस क्या होता है इन टर्म्स ऑफ लेमडा? सर वो लैम्डा होगा। लैम्डा होगा, बिल्कुल। क्योंकि देखो ना, ये इस नोड से नोड तक लैम्डा बाई टू है, और फिर इस नोड से इस नोड तक लैम्डा बाई टू है। तो इसलिए ये लैम्डा बाई टू प्लस लैम्डा बाई टू करूंगा तो ये लैम्डा ही आ जाएगा। तो दैट्स वाई वी से कि ये जो डिस्टेंस है ये लैम्डा के इक्वल ही होएगा। तो लेंथ इज इक्वल टू लैम्डा। ये चीज बहुत जरूरी है बेटा, ये क्लियर होना। ठीक है। अच्छा, अब आप इसी तरह फ्रीक्वेंसी निकालोगे तो फ्रीक्वेंसी v बाय लेमडा होता है। तो अब f2 इज इक्वल टू वी ओवर लेमडा की जगह मैं क्या लिखूंगा? l लिखूंगा। ठीक है। तो f2 आपके पास जो आ गया वो v ओवर l आ गया। बट अब हमने ये करना है कि इस f2 को आप इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी एक्सप्रेस करो। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, वो जो हमने पहले लूप में निकाली थी, वो कहेगा कि आप इसको फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की सेंस में इसको रिप्रेजेंट करो। तो हम कहेंगे भाई फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी तो हमारे पास v ओवर टू एल आई थी, ये। तो यहाँ पे तो v ओवर एल है, तो हम कहेंगे अच्छा कोई बात नहीं, आप ऐसे करो, इसको टू से मल्टीप्लाई करो, टू से डिवाइड कर दो, बिकॉज दैट वुड पुट नो मैथमेटिकल एरर। लेकिन ये जो v ओवर टू एल होगा ना, इसकी जगह हम क्या लिख देंगे? इसकी जगह हम f1 लिख देंगे, चूंकि देखो v ओवर टू एल f1 के बराबर है। और ये वाला जो टू है साथ ऐसे ही आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि आपकी जो सेकेंड हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी है दैट शुड बी ट्वाइस ऑफ द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। अच्छा, अब जो थ्री लूप्स वाला है वो आप खुद बनाओ, और ये आखिरी केस है इसका, थर्ड हार्मोनिक। ये आई विल रिकमेंड बेटा, आपको मैं 2 मिनट का टाइम दूंगा, बल्कि 3 मिनट का। थर्ड हार्मोनिक है तो 3 मिनट का टाइम दूंगा, टाइमर मैं ऑन करूंगा। 3 मिनट के अंदर अंदर जो काम हमने ऊपर किया है वो आपने करना होगा। मतलब ये फ्रीक्वेंसी जिस तरह हमने ये वाला काम किया ना इसमें, कि पहले लेंथ लिखी इन टर्म्स ऑफ लेमडा, फिर f2 इज v बाय लेमडा, उसकी वैल्यू पुट की, फिर उसको हमने f1 की सेंस में लिखा। यही सेम काम आपने यहाँ पे करना होगा। और इसमें हम क्या करेंगे? थ्री लूप्स बन जाएंगे, क्योंकि थर्ड हार्मोनिक है तो इसके अंदर ये थ्री लूप्स बनेंगे। ये थ्री लूप्स बन गए। ठीक है। ये नोड बन गया, ये भी नोड बन गया, इधर भी नोड बन गया और इधर भी नोड बन गया, और स्टिल लेंथ सेम है। ठीक है। ये स्टेशनरी वेव का वो केस है जिसमें हम लेंथ फिक्स रखते हैं और फ्रीक्वेंसी चेंज करते हैं। इसके बाद स्टैंडिंग वेव का हम दूसरे फेज पे जाएंगे, ये फेज 1 है। फेज 2 पे जाएंगे जिसमें हम लेंथ को चेंज करेंगे और फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रखेंगे, वो भी हमने करना है। लेकिन अभी हम राइट नाउ फेज 1 कर रहे हैं। अब जरा जल्दी से आप लोग मुझे इसकी वेवलेंथ निकाल के दिखाओ और इसकी फ्रीक्वेंसी निकाल के दिखाओ, और उस फ्रीक्वेंसी को इन टर्म्स ऑफ f1 लिख के दिखाओ। चलो जी, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, जल्दी करो सब लोग।
फिर हो गया। ओके, हाँ, हो गया। बाकी लोग भी करो बेटा, शाबाश। देखो, टू नोड्स के बीच में लेमडा बाई टू होता है, लेमडा बाई टू, लेमडा बाई टू। तो इसका मतलब ये है कि लेमडा सॉरी लेंथ जो होगी, दिस लेंथ will be equal to lambda by 2 plus lambda by 2 plus lambda by 2। तो ये होएगा 3 lambda by 2। और यहाँ से आप lambda निकालोगे तो वो 2/3 L आएगा, मतलब ये 3/2 को दूसरी साइड पे भेजोगे तो वो 2/3 L हो जाएगा। वंस यू गेट दिस, तो इसके बाद आपने क्या करना है, आपने फ्रीक्वेंसी लिखनी है जो v बाय लेमडा के इक्वल है। तो v/2/3L करोगे। अब ये 3 यहाँ से ऊपर चला जाएगा, तो ये 3v/2L आ जाएगा। और अब आप ये कहोगे कि जो v/2L है ये तो f1 के बराबर है, तो इसलिए ये 3f1 आ जाएगा। सो इट मीन्स दैट अगर मैं फ्रीक्वेंसी रेंज लिखूं यहाँ पे कि आप कौन कौन सी फ्रीक्वेंसी फॉर प्रोडक्शन ऑफ स्टैंडिंग वेव, मतलब आप कौन कौन सी फ्रीक्वेंसी यूज़ करो तो स्टैंडिंग वेव बनेगी, क्योंकि हर फ्रीक्वेंसी पे स्टैंडिंग वेव नहीं बनती। फॉर प्रोडक्शन ऑफ स्टैंडिंग वेव, तो वो फ्रीक्वेंसी रेंज जो है वो क्या होएगी, सबसे पहले फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होएगी 1/2L T/म्यू, जहाँ पे म्यू जो है वो मास पर यूनिट लेंथ है, इसकी यूनिट किलोग्राम पर मीटर है। अच्छा, उसके बाद आपकी रेंज बनेगी F1, 2f1, 3f1, 4f1 एंड सो ऑन। तो इसको हम लिख सकते हैं कि जो रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी होएगी वो n मल्टीप्लाइड बाय फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होएगी, n मल्टीप्लाइड बाय फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, जहाँ पे n जो है वो 1 2 3 4 5 इस तरह करके होल नंबर्स होंगे। तो मतलब ये कि इस रोप के अंदर आपने अगर सिंगल लूप, टू लूप, थ्री लूप, फोर लूप वाली फ्रीक्वेंसीज आपने अगर बनानी है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको फ्रीक्वेंसी चेंज करनी पड़ेगी। अगर आप फ्रीक्वेंसी चेंज करोगे तो तब आप डिफरेंट लूप्स की स्टैंडिंग वेव जो है वो बना सकोगे। आई एम ड्राइंग फॉर द वन मोर टाइम कि ये जो है ये फंडामेंटल मोड है, दिस वन। और अगर इसके ये टू लूप्स बन गए तो ये आपका सेकेंड हार्मोनिक हो गया। और अगर लेट से इस तरह आपके थ्री लूप्स बन गए तो ये आपका, मतलब इसको हम कहते हैं फर्स्ट हार्मोनिक, इसको कहते हैं सेकेंड हार्मोनिक, और इसको कहते हैं थर्ड हार्मोनिक। इसमें जो वेवलेंथ थी वो 2L के इक्वल थी, इसमें जो वेवलेंथ है वो L के इक्वल है, और इसमें जो वेवलेंथ है वो 2/3L के इक्वल थी। इसमें फ्रीक्वेंसी अगर F1 है, इसमें 2f1 होएगी और इसमें 3f1 होएगी। अगर आप यहाँ पे 2.5f1 की फ्रीक्वेंसी यूज करते हो तो इस रोप में स्टैंडिंग वेव नहीं बन सकती। राइट? एनी क्वेश्चन? वी आर डन विद दिस टॉपिक। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क। एंड दिस रिमेंबर बेटा, दीज आर चैलेंजिंग टॉपिक्स, ठीक है, दीज आर चैलेंजिंग टॉपिक्स। इसको इजी नहीं समझना, ये मुश्किल टॉपिक हैं, राइट? लेकिन मुश्किल टॉपिक का फिर ये भी मतलब नहीं है कि भाई ये हमसे हो ही नहीं सकते। इट इज नॉट लाइक दैट। मुश्किल का मतलब ये है कि आपको इसमें टाइम ज़्यादा इन्वेस्ट करना है, अपनी एनर्जी ज़्यादा इन्वेस्ट करनी है, तब आपको ये टॉपिक जो है ये सही तरह से समझ आएंगे। एंड आई कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड कि इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मेनी ऑफ यू कि मैं बता रहा हूं तो आप साथ साथ समझ आती जा रही है, आती जा रही है, आती जा रही है। इट्स नॉट पॉसिबल फॉर ऑल ऑफ यू, मे बी फॉर सम पीपल इट इज पॉसिबल बट नॉट फॉर एवरीवन। तो उसका तरीका क्या है कि जस्ट स्टे काम्ड एंड रिलैक्स, जस्ट रिमेन फोकस्ड, कीप लुकिंग कि ये क्या है, एक एक चीज समझने की कोशिश करो, क्वेश्चन पूछो कि सर ये आपने क्या लिखा है, अपने पास नोट डाउन करो, वापस उस पर हार्ड वर्क करो। रिमेंबर वन थिंग, अगर आपको समझ नहीं आती बात की तो आपको टाइम ज्यादा लगाना है, बस सिंपल इज दैट। और जिसको समझ आ चुकी है उसने क्वेश्चंस के ऊपर ज्यादा टाइम लगाना है। ओके, सो लेट्स मूव टू द सेकंड केस। हमने रोप केस पढ़ लिया, अब हम आगे जाते हैं केस नंबर 2, और वो हम देखते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक
स्टैंडिंग वेव्स। और बेटा इसमें मेनली हम क्या करेंगे, हम रेडियो और माइक्रोवेव्स को यूज करेंगे। रेडियो और माइक्रोवेव्स, इनको यूज करेंगे और उससे हम स्टैंडिंग वेव बनाएंगे। अच्छा, इसका पर्पस क्या है, हम स्टैंडिंग वेव क्यों बनाते हैं, फायदा क्या है? इसका एक फायदा ये है कि हम वेवलेंथ फाइंड कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं टू फाइंड वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, स्पेशली रेडियो या माइक्रो, बाकी नहीं, क्योंकि इनकी वेवलेंथ थोड़ी लॉन्गर होती हैं। जो रेडियो और माइक्रोवेव है, इनकी वेवलेंथ की रेंज तकरीबन 10⁻³ से लेके 10⁻³ मीटर तक ये होती है। तो ये रिलेटिवली लॉन्गर होती है एज कंपेयर टू अदर वेव्स, जिस तरह लाइट, अल्ट्रावायलेट, इंफ्रारेड, गैमा रेज। उनकी वेवलेंथ तो बहुत शॉर्ट होती है, वो तो हम नहीं मेजर कर सकते, लेकिन इन दो की वेवलेंथ हम इससे स्टैंडिंग वेव वाले मेथड से मेजर कर सकते हैं। तो देखो बेटा, अभी मैं इसका जो है वो सेटअप करता हूँ। सेटअप ये कि हमने सबसे पहले ना रेडियो वेव्स प्रोड्यूस करनी है। तो रेडियो वेव प्रोड्यूस करने के लिए हमारे पास एक ट्रांसमीटर होता है, टी, इसको ट्रांसमीटर कहते हैं। और इसको हम कनेक्ट करते हैं एक रेडियो फ्रीक्वेंसी जनरेटर के साथ, RFG, रेडियो फ्रीक्वेंसी जनरेटर। उसके बाद बेटा यहाँ पे आगे हम लगाते हैं एक मेटल शीट, मेटल शीट लगाते हैं। अच्छा, अब ये जो मेटल शीट होती है, मेटल क्यों लगाते हैं? बिकॉज मेटल इज गुड रिफ्लेक्टर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, गुड रिफ्लेक्टर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अगर कोई वॉल, ब्रिक वॉल या कोई और वुडन वॉल या ग्लास वॉल रखेंगे, तो ये जो माइक्रो रेडियो वेव्स हैं उसके अंदर से पास कर जाती हैं। तो मेटल शीट चूंकि अच्छी रिफ्लेक्टर होती है, दैट्स वाई हम इसको यूज करते हैं। अच्छा, अब बेटा जो रेडियो वेव्स हैं वो हमें नजर तो आती नहीं, उसको डिटेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम एक एंटेना यूज करेंगे। सो दिस इज एन एंटेना। ठीक है, हमने यूज किया एक एंटेना। अब एंटेना को हम क्या करेंगे, आगे किसी और चीज के साथ कनेक्ट करेंगे। और वो चीज क्या हो सकती है, वो एक CRO या ऑसिलोस्कोप हो सकती है, या फिर इसके अलावा वो एक इंटेंसिटी मीटर भी हो सकता है। मतलब एक इंटेंसिटी मीटर जिसकी रीडिंग इधर 0 है, इधर मैक्स है, और इस तरह उसके बीच में पॉइंटर लगा हुआ है। तो आप या तो CRO के साथ कनेक्ट करोगे या इंटेंसिटी मीटर के साथ कनेक्ट करोगे। इसको मैं कहूंगा इंटेंसिटी मीटर। अच्छा, अब देखो होगा क्या, जब आप रेडियो वेव्स को ऑन करोगे ट्रांसमीटर को, तो यहाँ से जाहिर है रेडियो वेव जो है वो जा रही होगी, हमें नज़र तो नहीं आएगी बिकॉज वी कांट सी रेडियो वेव्स, राइट। तो यहाँ से रेडियो वेव जा रही होगी, इसको हिट करेगी, हिट करके यहाँ से वापस आएगी और इन फर्दर इनकमिंग इंसिडेंट वेव के साथ वो इंटरेक्ट करेगी, और इस तरह लूप्स बन जाएंगे आपके पास। अच्छा, अब देखो हमें तो नहीं पता कि ये लूप्स बन रहे हैं या नहीं बन रहे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हमने ये काम करना है कि हम ये जो एंटेना है ना, इसको हम मूव कराएंगे इस लाइन पे। ये जो लाइन है इस पे मूव कराएंगे एंटेना को दोनों साइड्स पे। मतलब ये एंटेना है, इसको मैं यहाँ से इधर और इधर मूव करूंगा। साथ आई विल कीप एन आई ऑन ऑसिलोस्कोप, CRO या फिर इंटेंसिटी मीटर। अगर तो इसको मूव कराने से जो रीडिंग है मेरी वो मैक्सिमम मिनिमम मैक्सिमम मिनिमम मैक्सिमम मिनिमम मैक्सिमम हुई, तो इसका मतलब ये है कि स्टैंडिंग वेव्स बन रही हैं। लेकिन अगर मैक्सिमम मिनिमम ना हुई, तो इसका मतलब है स्टैंडिंग वेव नहीं बन रही। अब मिनिमम क्यों होती है बेटा? क्योंकि ये जो पॉइंट है ये नोड होता है, नोड के ऊपर जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो ऑलरेडी 0 होता है। तो अगर आपका एंटीना नोड के ऊपर आ गया, तो वहां पे रीडिंग क्या होनी चाहिए? क्यों भाई, कोई बताएगा? अगर एंटीना नोड के ऊपर आ गया तो CRO पे रीडिंग क्या आनी चाहिए? 0। 0, या इंटेंसिटी मीटर पे 0 आनी चाहिए। तो देखो, ये पहली चीज कि हमें पता कैसे लगेगा, हाउ डू वी नो that standing waves are being formed, that standing waves are being formed? क्योंकि हर दफा स्टैंडिंग वेव नहीं बनती, स्टैंडिंग वेव की एक कंडीशन होती है, वो ये कि अगर आप देखो, आपने ये जो लेंथ है ना, ये लेंथ एक स्पेसिफिक लेंथ होनी चाहिए। अगर स्टैंडिंग वेव नहीं बन रही तो हम ट्रांसमीटर को आगे पीछे मूव करेंगे, डिफरेंट डिस्टेंस चेंज करेंगे, मतलब वॉल से इसका डिस्टेंस चेंज करेंगे और दोबारा चेक करते रहेंगे। और जिस डिस्टेंस पर
हमें लगा कि स्टैंडिंग वेव बन रही है, बस वहां पे हम लॉक कर देंगे और अपना एक्सपेरिमेंट वहां पे हम स्टार्ट करेंगे। तो हाउ डू वी नो कि स्टैंडिंग वेव्स आर फॉर्म्ड? तो हम कहेंगे मूव द एंटेना अलोंग line between transmitter and reflector wall। एक तो ये आपने कहना है कि आप उसको मूव करो। अच्छा, अब इफ द CRO और इंटेंसिटी मीटर, IM is intensity meter, readings periodically changes between max and min, it shows presence of standing waves। अच्छा, अगर ना बनी तो फिर क्या? इफ नॉट, नेक्स्ट क्वेश्चन वो ये पूछता है, भाई अगर ऐसा ना हुआ, वो रीडिंग जीरो पे periodically ना गई, देन व्हाट यू कैन डू? अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया है। तो हम ये कहेंगे कि एज फ्रीक्वेंसी, बल्कि नहीं, ठहर जाओ, फ्रीक्वेंसी का हम नहीं करते। हम ये कहेंगे कि चेंज द डिस्टेंस बिटवीन ट्रांसमीटर एंड रिफ्लेक्टर एक सेकेंड। Okay, so change the distance between transmitter and reflector and look for the max and minimum readings again. Okay, so it means you have to change the distance. That's the only thing that you can do. अच्छा, अब बेटा इमेजिन करो कि यहाँ पे हो गया, ये मैक्सिमम मिनिमम हो गया और रीडिंग बन गई। अब आपने क्या करना है? हाउ विल यू नो द वेवलेंथ ऑफ द रेडियो वेव्स? सो वी से हाउ टू मेजर, हाउ टू मेजर और डिटरमिन वेवलेंथ। अब आपको वेवलेंथ कैसे मेजर करोगे? तो देखो, आप स्टेप वाइज मैं आपको बताता हूं। आप मूव एंटेना फॉर अ सेट डिस्टेंस, मूव एंटेना फॉर अ सेट डिस्टेंस, आप उसको एक सेट डिस्टेंस के लिए आप मूव कराओगे। अच्छा, लेट्स से मैंने यहां से लेके यहां तक मूव कराया और वो यहां ऊपर है। लेट्स से मैंने ये वाला जो पॉइंट है यहां से लेकर और ये वाला पॉइंट है यहां तक मैंने इस एंटेना को मूव कराया है। दिस इज द डिस्टेंस। ये मैं रूलर से मेजर कर लूंगा कि यार मैंने यहां तक उसको मूव कराया है। तो ये डिस्टेंस आप रूलर से मेजर कर लोगे। अब आप देखोगे अगर इस पॉइंट पे आपका एंटेना है, लेट्स से योर एंटेना इज एट दिस पॉइंट, इधर ये, और लेट्स से सीआरओ रीडिंग जीरो दे रहा है, तो यहाँ आप नोड लिख दोगे। अब आप एंटीना को आगे मूव कराते जाओगे, ठीक है? यहाँ पे आया, फिर रीडिंग जीरो आ गई तो आप नोड मार्क कर लोगे, आगे जाते जाओ। यहाँ फिर रीडिंग जीरो आई, नोड मार्क कर लो, आगे जाते जाओ। यहाँ फिर रीडिंग जीरो आई, नोड, और यहाँ पे एंड पे फिर रीडिंग जीरो आई, आपने नोड मार्क कर लिया। तो ये सेट डिस्टेंस के लिए आपने जो है वो क्या किया है, नोड्स जो है वो मार्क कर लिए हैं। तो दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट यू आर गोइंग टू डू। सेकेंड थिंग आप क्या करोगे? आप ये करोगे कि एक्सप्रेस दिस डिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ लैम्डा। अब ये मुझे आप में से कौन बताएगा? जो सबसे अच्छे बच्चे हैं मेरे वो बताएंगे कि ये डिस्टेंस कितना होएगा। हाँ जी, जो सबसे अच्छे बच्चे हैं मेरे वो बताएंगे भाई कि ये डिस्टेंस इन नोड्स के बीच में इन टर्म्स ऑफ लैम्डा कितना होएगा। ईसा, जरा बताओ, ट्राई करो। हैदर, हमजा, इब्राहिम मकसूद, माहद। मैं बस हाँ, नहीं बेटा, राफे आपको मैंने नहीं कहा यार। मुआज खान, मुबश्शिर, नबीहा, रोहान, उशना,
जैनब, जिमल, बोलो ना यार, कोई बोलो, टाइम थोड़ा है। सर 2 और 5। देखो, टू नोड्स के बीच में बेटा लेमडा बाय टू होता है यार। तो ये भी लेमडा बाय टू है, ये भी लेमडा बाय टू है, ये भी लेमडा बाय टू है, ये भी लेमडा बाय टू है। इट्स वेरी सिंपल भाई। 1 2 3 4। तो इसका मतलब है ये डिस्टेंस इक्वल होएगा लेमडा बाय टू प्लस लेमडा बाय टू प्लस लेमडा बाय टू प्लस लेमडा बाय टू। क्या मुश्किल है यार इसमें। तो आपके पास ये डिस्टेंस कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपके पास 2 लेमडा, जब आप इसको ऐड करोगे 2 लेमडा। और यहां से आप कहोगे कि अच्छा फिर लेमडा जो है वो डिस्टेंस बाय टू आ जाएगा। डिस्टेंस आपने रूलर से वैसे ही मेजर किया होगा, ये तो आपने रूलर से मेजर करना है कि कितना है। उस डिस्टेंस को 2 से डिवाइड कर दो, वो उस रेडियो या माइक्रोवेव की वेवलेंथ होएगी। राइट? गॉट इट? अच्छा देखो, रेडियो वेव की स्पीड अराउंड 3 × 10⁸ होती है, चूंकि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो अगर मैंने इसकी फ्रीक्वेंसी निकालनी हुई तो वो भी मैं आराम से निकाल लूंगा। एफ इज इक्वल टू वी बाई लेमडा। वी जो है वो 3 × 10⁸ लिखोगे, और लेमडा जो आपने अभी डी बाई टू से निकाला है वो लिखोगे, तो आपके पास फ्रीक्वेंसी भी आ जाएगी। तो बेटा स्टैंडिंग वेव का सबसे बड़ा फायदा क्या होता है कि हम इससे माइक्रोवेव्स और रेडियो वेव्स की जो वेवलेंथ है वो भी हम मेजर कर सकते हैं। अब दूसरा बेटा इसका साउंड का आता है, वो आप खुद करोगे, वो आपके लिए होमवर्क टास्क है। होमवर्क टास्क है, आप एक पेज के ऊपर उसको लिखोगे और उसकी पिक्चर लेके आप ग्रुप में शेयर करोगे। और वो टास्क क्या है? इसी तरह का आपने ऐसे ही करना है। आपने क्या करना है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जगह साउंड वेव कर देना है, लॉन्गिट्यूडनल वेव, साउंड वेव। तो यही टॉपिक यही होएगा। अब साउंड वेव के की आपने वेवलेंथ फाइंड करनी है, उसके लिए यही सेटअप होगा। लेकिन यहाँ ट्रांसमीटर की जगह आप क्या लगा दोगे? लाउड स्पीकर। और यहाँ एंटेना की जगह क्या लगाओगे? माइक। बाकी सब कुछ 100% सेम होएगा। जो हमने काम इसमें किया है 100% वही काम हम साउंड वाले में करेंगे, और हमें साउंड की फ्रीक्वेंसी जो है वो हम निकाल सकते हैं। तो ये आपका जो है वो होम टास्क मैं आपको दे रहा हूँ, जो आप कल तक मुझे एक पेपर के ऊपर लिख के और उसकी पिक्चर लेके ऊपर अपना नाम लिख के आप मुझे भेजेंगे, ताकि मुझे पता हो कि ये किस किस ने भेजा है। और अगर नहीं तो मैं आप सबकी स्प्रेडशीट बना रहा हूँ, वो भी मैं आपको अभी दिखाता हूँ। उसमें मैं सब कुछ लिख रहा हूँ कि इस बंदे ने होमवर्क किया है, इसने नहीं किया, इसने सबमिट कराया है, इसने कोई लिफ्ट नहीं कराई, इसने क्वेश्चन पूछे हैं, इसने नहीं पूछे, इस ये क्लास में आया है नहीं आया। क्योंकि फिर आखिर में आपके सामने रखेंगे कि भाई ये देखो ये सारा कुछ किया है तो रिजल्ट कैसे सही हो। ठीक है? तो इसलिए इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि आप जो है वो खुद काम करके जो है वो भेजो। किसी और को कॉपी करने की जरूरत नहीं है, अपना काम करके भेजो, चाहे सही है चाहे गलत है। अच्छा, होम टास्क ये है कि आपने साउंड वेव की वेवलेंथ फाइंड करनी है और फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है। ठीक है? उसके लिए आपने एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप दिखाना है, और वो बिल्कुल ऐसे ही होगा बेटा जैसे हमने अभी किया है इसके लिए, माइक्रोवेव्स के लिए। ओके। सो ये तो हो गया आपका इसका स्ट्रिंग का। अब हम आगे चलते हैं और हम देखते हैं पाइप्स के अंदर। ये जो पाइप्स होते हैं क्लोज एंड और ओपन एंड, इन पाइप्स के अंदर जो है वो स्टेशनरी वेव जो है वो कैसे बनती है। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, अब मैं क्या चेंज करूंगा, ये दिखाऊं आपको, ये हाँ ये वाला गया। ओके। अच्छा बेटा, अब हमारा ये वाला टॉपिक है स्टेशनरी वेव्स इन क्लोज्ड एंड ओपन एंड पाइप्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्लोज्ड एंड पाइप, माउथ ऑर्गन जो लेट से होता है। और जो ओपन एंड पाइप होता है वो फ्लूइड होता है, जिसका जिसके दोनों एंड जो हैं वो ओपन होते हैं। और जो माउथ ऑर्गन होता है उसका एक एंड जो है वो ओपन होता है और दूसरा क्लोज होता है। अच्छा, इसमें देखो बेटा, हम ये एक पाइप है लेट से, और इस पाइप की लेंथ एल है।
और इसके अंदर ये जो फिक्स पॉइंट होगा जब साउंड वेव इसमें स्टैंडिंग वेव बनेगी तो यहाँ पे हमेशा नोड आएगा, ओपन एंड पे हमेशा एंटी नोड आएगा। फिर उसके बाद जो ओपन पाइप है बेटा उसके दोनों एंड्स ओपन होंगे, वो क्लोज नहीं होएगा, दोनों एंड से वो ओपन होएगा। तो यहाँ भी ओपन एंड पे एंटी नोड बनेगा और इस ओपन एंड पे भी एंटी नोड बनेगा। ओके। अच्छा, अब इसमें जो है हमें मेन जो चीज देखनी है ना वो ये वाले देखनी है, ये चीज हमें देखनी है कि देखो यहाँ पे ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप साइड पे ये सिग्नल जनरेटर है जो साउंड जनरेट करता है ये, और ये लाउड स्पीकर है जो उसको साउंड को प्ले करता है, ये आगे ट्यूब है और ये इसका फिक्स्ड एंड है और ये ओपन एंड है। अब इसके अंदर क्या होगा कि जब साउंड इसके अंदर जाएगी तो पहले साउंड जा रही होगी, फिर वो साउंड रिफ्लेक्ट होके वापस आएगी, इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड आपस में इंटरेक्ट करेंगी और इसके अंदर स्टैंडिंग वेव बनेगी। अच्छा, इसमें हमें स्टैंडिंग वेव का कैसे पता चलेगा कि भाई स्टैंडिंग वेव इसमें है या नहीं, बन रही है या नहीं? तो इसमें क्योंकि स्ट्रिंग में तो आपको नजर आ जाता है ना, अगर हम स्ट्रिंग की बात करें कि ये स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग में तो नजर आ जाता है कि भाई ये एक लूप बन रहा है, तो बस हम कहते हैं देखो यार ये स्टैंडिंग वेव है। बट साउंड का कैसे पता चलता है? साउंड को हम देख नहीं सकते लेकिन सुन तो सकते हैं ना। तो स्टैंडिंग वेव अगर बनी तो हमें लाउडर साउंड सुनाई देगी, लाउडर साउंड। जिस तरह अक्सर वो हम करते हैं ना, एक वो पेन की कैप लेके और उसके अंदर एयर ब्लो करते हैं, जिस तरह मैंने अभी ये मार्कर निकाला है, उसकी कैप है मेरे पास और मैं इसके अंदर अभी एयर ब्लो करूंगा और आप सुनिएगा कि आपको लाउडर साउंड सुनाई देती है या नहीं। जब लाउडर साउंड सुनाई दी तो इसका मतलब है स्टैंडिंग वेव बन रही है, अगर ना सुनाई दी तो स्टैंडिंग वेव नहीं बन रही। लेट्स से अब ये तो सिंपल एयर की साउंड है, आई एम जस्ट ब्लोइंग एयर इन द कैप, लेकिन अगर मैं थोड़ी ज्यादा करूं, अब देखो अब आपको थोड़ी ऊंची साउंड सुनाई दी है ना? क्यों भाई, सुनाई दी है ऊंची साउंड या नहीं? तो ये जब ऊंची साउंड सुनाई दी है तो अब स्टैंडिंग वेव बनी है। अगेन ये नहीं आ रही, अभी भी नहीं है क्योंकि ये जो कैप है ना इसके नीचे ओपनिंग है, तो दैट्स वाई वो नहीं हो रहा। एनीवेज, आप ये अक्सर मतलब ये जो विसिलिंग वाला काम है ना ये करते ही होंगे। तो अगर कैप के अंदर हम इस तरह एयर ब्लो करें और आपको लाउडर साउंड सुनाई दे तो लाउडर साउंड का मतलब ये है कि उस कैप के अंदर स्टैंडिंग वेव बन रही है। और अगर आप एयर ब्लो कर रहे हैं और लाउडर साउंड नहीं सुनाई दे रही, इसका मतलब ये है कि उसमें स्टैंडिंग वेव नहीं बन रही। सो द मेन चेक इज लाउडर साउंड, बनी तो स्टैंडिंग वेव है, नहीं बनी तो स्टैंडिंग वेव नहीं बन रही उसके अंदर। ओके। अब देखो बेटा, सबसे पहले ये हार्मोनिक है, फर्स्ट हार्मोनिक को देखो। फर्स्ट हार्मोनिक क्या होता है? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, स्मॉलेस्ट फ्रीक्वेंसी। अच्छा, इसमें क्या होता है? ओपन एंड पे हमेशा एंटी नोड बनता है और क्लोज एंड पे नोड, तो ये आपका हाफ लूप बनेगा फंडामेंटल मोड में, हाफ। रिमेंबर, रोप वाले केस में फुल लूप बन रहा था, फुल। क्यों? क्योंकि वो दोनों एंड क्लोज थे, इधर भी नोड बन रहा था, इधर भी नोड बन रहा था। इधर एक एंड क्लोज है एक ओपन है, तो हाफ लूप बनेगा। अब देखो, हाफ लूप में नोड और एंटी नोड के बीच में कितना डिस्टेंस होता है? अगर मैं कहूँ नोड और एंटी नोड के बीच में डिस्टेंस बताओ तो वो क्या होएगा? How much distance will be there between node and anti-node? क्यों भाई, ये बताएगा? लेमडा बाय Four. 4, क्योंकि ये नोड है और ये एंटी नोड है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो लेंथ है ये लेमडा बाय 4 के इक्वल है, और यहाँ से जो लेमडा है वो 4L के इक्वल आएगा। तो इसलिए देखो यहाँ पे जो फंडामेंटल मोड है, समटाइम उसको ओ भी लिखते हैं, समटाइम 1 लिखते हैं, ये याद रखना है। फंडामेंटल मोड समटाइम 1 होता है, समटाइम ओ होता है, इसको हम फंडामेंटल मोड कहते हैं। अगर वो ओ से स्टार्ट करेगा तो वही होगा, और अगर वो 1 से स्टार्ट करेगा तो फिर भी वो फंडामेंटल मोड होएगा। ओके। तो लेमडा नॉट 4L हो गया। अब हमें वही वाला काम करना है कि भाई वी नो कि F इज इक्वल टू वी बाय लेमडा होता है, तो V बाय 4L करेंगे। इसका मतलब है कि फंडामेंटल मोड V बाय 4L के इक्वल आएगा, और ये यहाँ पे ये लिखा हुआ है, ये देखो F नॉट इज V बाय 4L। ये आपका फर्स्ट हार्मोनिक हो गया। अच्छा, अब सेकंड हार्मोनिक में देखो। सेकंड हार्मोनिक में क्या हुआ
कि आपका क्लोज एंड पे तो नोड ही है, लेकिन उसके बाद देखो आपके लूप पूरा एक लूप एक्स्ट्रा बीच में आ गया, और ये हाफ लूप इसी तरह रहा, क्योंकि ओपन एंड पे एंटी नोड ही होना है, बीच में एक लूप और ऐड हो गया है। तो अब देखो कि इसका डिस्टेंस किसके इक्वल होएगा, नोड से नोड लेमडा बाई 2 और नोड से एंटी नोड लेमडा बाई 4। तो लेमडा बाई 2 प्लस लेमडा बाई 4 करोगे तो ये लेंथ 3 लेमडा बाई 4 के इक्वल आएगी। तो यहाँ से लेमडा जो है 4/3 L आएगा। तो हमने v इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू वी बाई लेमडा, वी बाई 4L/3 किया, 3 ऊपर चला गया, तो ये जो v/4L है अगेन ये एफ नॉट के इक्वल है। तो दैट्स वाई हमने कहा कि जो सेकंड हार्मोनिक है वो 3f0 के इक्वल है, 3f0। आप इसको यूं भी लिख सकते हो, अगर आप इसमें कंफ्यूज हो रहे हो तो इसको मैं f2 लिखूंगा और इसको मैं f1 लिख दूं, यहाँ भी मैं इसको f1 कर दूं, सबको 1 1 कर दूं, कि हमने पीछे सारा 1 1 चला रहे हैं, तो इसलिए मैं इसको ये 1 लिख सकता हूँ, कोई इशू इसमें नहीं है। इसके बाद देखो थर्ड हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक में क्या होएगा कि आपका एक लूप और बढ़ जाएगा, ये एक लूप पहले था और ये हाफ पहले था, तो बीच में एक फुल लूप आपने और बढ़ा दिया। याद रखो जब भी नेक्स्ट हार्मोनिक आएगा, चाहे वो रोप केस हो चाहे वो पाइप केस हो, वन फुल लूप इज गोइंग टू बी एडेड इन एवरी नेक्स्ट हार्मोनिक। तो अब नोड से नोड लेमडा बाई 2, फिर नोड से नोड लेमडा बाई 2 और नोड से एंटी नोड लेमडा बाई 4, इन सबको ऐड किया तो लेंथ आ गई 5 लेमडा बाई 4, और यहाँ से लेमडा आ गया 4/5L। फिर वही एफ इज वी बाई लेमडा, वी ओवर 4L ओवर 5, 5 ऊपर चला गया, और ये v/4L दोबारा जो है वो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के इक्वल आया। तो इसका मतलब है आपकी जो नेक्स्ट हार्मोनिक है, थर्ड हार्मोनिक, इसको मैं 3 लिख देता हूँ, ये आपके पास आ गई 5f0, तो ये 5f1 आपके पास फ्रीक्वेंसी आ गई। अच्छा, इसी तरह आप बाकी जो करोगे, अच्छा हाँ, ये हो गया इसका क्लोज एंडेड पाइप का। तो इसका मतलब है बेटा कि क्लोज एंडेड पाइप में जो फ्रीक्वेंसी रेंज बन रही है वो f1, 3f1, 5f1, 7f1 ऑड बन रही है। तो वी से इट इज ऑड मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। मतलब ये कि अगर क्लोज एंड पाइप में आपने स्टैंडिंग वेव बनानी है, और पहली जो लाउडर साउंड आई है वो आपकी आई है 10 हर्ट्ज पे, मिसाल नहीं 50 हर्ट्ज पे, तो दूसरी आपकी जो स्टैंडिंग वेव बनेगी 150 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी होएगी, तब लाउडर साउंड सुनाई देगी। थर्ड आपकी बनेगी कितनी, 250, क्योंकि 5f0 है, और फोर्थ टाइम आपको लाउडर साउंड सुनाई देगी जब फ्रीक्वेंसी 350 हर्ट्ज आप इस सिग्नल जनरेटर से करेंगे। अगर आप इसके बीच में कोई भी फ्रीक्वेंसी रखते हैं, जिस तरह 50 के बाद 150 में 100 भी आता है, अगर आप 100 रखते हैं तो यू विल नॉट हियर एनी लाउडर साउंड ओवर देयर। द लास्ट केस इज एयर कॉलम विद ट्यूब। 100 पे आवाज क्यों नहीं आई थी? क्योंकि बेटा इसकी कंडीशन है ना, देखो स्टैंडिंग वेव की ये वाली कंडीशन है, ये अगर ये फ्रीक्वेंसीज प्ले करोगे तो स्टैंडिंग वेव बनेगी, ये नहीं प्ले करोगे स्टैंडिंग वेव नहीं बनेगी। ठीक है, मतलब ये उसकी कंडीशन है, बस याद रखनी है कि ये कंडीशन है, फ्रीक्वेंसी ये प्ले करोगे तब स्टैंडिंग वेव बनेगी, अदरवाइज नहीं बनेगी।